सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। मामला ये है कि कौमी असम्बली का जब इजलास बजट का शुरू हुआ, बड़ा हंगामा था और उससे अगले दिन जिस किस्म का हंगामा देखने में आया वो शायद पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में कम ऐसे कोई मामलात माजी में रहे होंगे। लेकिन उसके बाद फिर तमाम अपोजिशन जमातों के रहनुमा इकट्ठे हुए, बातचीत हुई, मामलात को आगे चलाने की बात हुई और फिर ये मामला चलता हुआ बजट पास होने तक ये रहा। कल भी एतराज़ात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बहुत से थे। एक तो अपोजिशन के हवाले से भी उनके दबे दबे लफ्ज़ों में बाकायदा तौर पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से लोग मौजूद नहीं थे, अपोजिशन लीडर ख़ुद मौजूद नहीं थे। लेकिन 172 के हवाले से आज भी बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह कहा कि अगर आप धांधली न करते तो 172 वोट ना होते बजट पास करने के हवाले से हुकूमत के। लेकिन उसके बाद फिर अब तल्खी बढ़ रही है और वो भी एक तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी जो खुद चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और दूसरी जानिब वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, ये सीनियर लीडरशिप जो है वो एक तल्ख जुमलों की जानिब बढ़ रही है। ये कहा गया कि वज़ीर आज़म इमरान खान आएंगे तो किसी भी किस्म की कोई तल्खी नहीं ऐवान में होगी ताकि वज़ीर आज़म अपनी तकरीर कर सकें। लेकिन कहा गया कि अगर वो बेजा तनकीद करेंगे अपोजिशन पर तो फिर खामोश नहीं रहा जाएगा। ऐवान के माहौल को ठंडा करने की भी कोशिश हो रही है और ऐवान का माहौल गर्म भी चल रहा है। आज इस सूरत हाल पर बात भी करेंगे और प्रोग्राम में हम बात करेंगे आज इस सूरत हाल पर जो कौमी असम्बली में हो रही है, जो होने जा रही है आगे, क्योंकि वज़ीर आज़म का भी खिताब है। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा अखुंज़ादा चटान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। चटान साहब, आपको बहुत शुक्रिया, हमें ज्वाइन किया है। सिद्दीक अल फारूक साहब ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। सिद्दीक साहब, आपको भी बहुत शुक्रिया। हमें कुछ ही देर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी मेहमान ज्वाइन करेंगे। तो हुकूमत और अपोजिशन दोनों जानिब से गर्मा गर्मी चल रही है, लेकिन उसके बावजूद एक अच्छा मामला ये है कि ऐवान की कार्रवाई भी चल रही है, ऐवान के मामलात भी चल रहे हैं। अब देखना ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के आने तक क्या सूरत हाल होती है। अखुंज़ादा चटान साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। आज बिलावल भुट्टो साहब बड़े सख्त गिर हुए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को, और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भी और बिलावल भुट्टो साहब का अमूमी तौर पर ये देखने में आता है कि इस तरह से ज़ातियात को लेकर मामलात नहीं होते, इश्यूज़ को लेकर कर रहे होते हैं, बहुत कम ऐसा होता है। लेकिन ये इतना पर्सनल हो जाना, अब ये कहा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो साहब की अपनी बौखलाहट हो रही है कि वो अपने उस स्टाइल को छोड़कर वो ज़ातियात की बातें और पर्सनल होकर किसी पे अटैक कर रहे हैं। क्या वजह है कि बिलावल भुट्टो साहब को कोई गुस्सा, कोई मामलात हैं कि वो जो चीज़ें इस तरह की ऐवान के अंदर वो गुफ्तगू कर रहे हैं जो ऐवान से बाहर भी नहीं इस तरह की करते थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मैं खुद असेंबली में था और लॉबी में था। मैंने ये सारा सब कुछ अपने आंखों का देखा हाल है। चेयरमैन साहब ने तो बहुत अच्छी तकरीर की। चेयरमैन साहब ने स्पीकर साहब को कहा कि आप असेंबली को रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक चलाए। तो हम ये सारा सब चीजें बहुत संजीदगी से लेते हैं और हम इसमें दिलचस्पी भी लेंगे। हम सब कुछ जो हम चाहते हैं कि ये असेंबली का इजलास चले, ये पार्लियामान चले, ये जो हालात है कि दुनिया हम पे हंस रही है, तो ये मामला नहीं है। जैसे उन्होंने अपना स्पीच खत्म किया, वो लॉबी में आ रहा था तो पीछे से शाह महमूद कुरैशी साहब जो बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है, उन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू किया कि आप भाग रही हैं, आप क्यों भाग रही हैं, आप इधर आके बैठ जाए। भाई, लोग स्पीकर को मुखातिब करके अपना स्पीच करते हैं, अपना जवाब देते हैं। ये नहीं है कि आप पूरे ऐवान को जबरदस्ती बैठाए कि नहीं, जब तक मेरा स्पीच नहीं होगा आप लोग हिलेंगे नहीं। तो फिर चेयरमैन साहब रास्ते से मुड़ गया, बिल्कुल लॉबी के अंदर खत्म रखा था जब इन्होंने कहा कि भाग गया और आए और मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, तो वो मजबूरन आके मुड़ गया और बैठ गया। और हम तो चाहते हैं कि ऐवान के जो हालात है वो ठीक चले, लेकिन हुकूमत नहीं चाहती है। हमारा तो काम है एहतजाज करना, हमारा तो काम है इनकी जो गलती है उनको हाईलाइट करना, और लेकिन हुकूमत का तो काम है काम करना। लेकिन आज तो साफ जाहिर हो रहा था कि शाह महमूद कुरैशी साहब जिस टून में जा रहा था, तो वो नहीं चाहता था कि यहाँ पे इमरान खान आके और वो यहाँ पे खिताब पुरअमन तरीके से करे और अपोजिशन इसका खिताब सुने, इसको इंटरप्ट नहीं करे, इसके तो एक ऐसा माहौल जानबूझ के
खामखा के शाह महमूद कुरैशी साहब ने ऐसी जाग बोल रहे थे इसके मुंह से, कुछ हुआ तो नहीं। सारे बातें तो लोग हुकूमत को, आज तो हुकूमत को भी किसी ने कुछ नहीं कहा है, आज तो बजट पे भी कुछ नहीं कहा है। आज तो सिर्फ स्पीकर साहब से सारे, चाहे वो चेयरमैन साहब ने खिताब किया, चाहे इसके बाद मौलाना साहब ने खिताब किया, खान अब्बासी साहब ने, शाहिदा खान अब्बासी साहब ने खिताब किया, सबने यही दरख्वास्त किया स्पीकर साहब को कि स्पीकर साहब आपका हमें इज्जत है, आपकी कुर्सी का हमें इज्जत है, लेकिन आप मेहरबानी करके आपका इज्जत जो है वो आपके हुकूमत के अपने लोग नहीं कर रहे हैं, वो आपके बात को मानने को तैयार नहीं है, तो आप मेहरबानी करके इनके इशारों पे नहीं चले, असेंबली को रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक चलाए। तो इस पे जवाब देना अगर बनता था तो, और साथ साथ में स्पीकर साहब जवाब भी देते थे, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब जो इतना सीखता हुआ था, मुझे तो इसके अलावा इसका कोई कुछ नजर नहीं आ रहा है कि वो नहीं चाहता था कि इमरान खान आए और अपोजिशन आराम से बैठ जाए और इसकी स्पीच में वो हंगामा करे। वो भड़काना चाहते थे अपोजिशन को, यूं लग रहा था। और बिलावल साहब ने भी यही कहा, और तो कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को कहे कि इस बंदे को पहचानो। सही, बिल्कुल, क्योंकि इसके हरकतों से भी पता चल रहा था। सही। अब देखना ये है कि अपोजिशन का क्या रवैया होगा जब इमरान खान साहब की कोई तकरीर का मामला होता है या नहीं होता है उस पर भी। लेकिन सिद्दीक अल फारूक साहब, सर एक चीज़ जो है, आज तनकीद जितनी की जा रही थी अब स्पीकर असम्बली के हवाले से वो तो थी, लेकिन कल का जो मामला था उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद अपोजिशन लीडर के हवाले से थी। वैसे तारिक शफी साहब के भी वफ़ात का मामला था, कहा गया कि मुस्लिम नून के रहनुमा नहीं थे, बहुत सारे अपोजिशन लीडर ख़ुद नहीं थे बजट के पास होने के दिन के ऊपर, तो फिर यही मामलात होने थे। तो जहाँ अपोजिशन कह रही थी ये बजट पास होने ही नहीं देंगे, अपोजिशन खुद ही वहाँ बजट पास होने के दिन मौजूद ना होगी, तो फिर तो इसका मतलब है खुल खेलने का मौका हुकूमत को खुद ही आप दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सिर इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया। पहले तो आपने जो असम्बली के इस बजट सेशन के हवाले से कहा हंगामा आराई, तो उसमें इस दफ़ा शायद पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा ये हुआ कि हुकूमत ट्रेजरी बेंचेस जो थे वो अपोजिशन बने हुए थे। पहले अपोजिशन वाले शोर भी मचाते थे, तनकीद भी करते थे, बजट की तकरीर उठा के फेंक दी, लेकिन इस दफ़ा तो कमाल हो गया कि साबित कर दिया पीटीआई वालों ने कि हम कंटेनर से उतरने वाले नहीं हैं। ये नई बात हुई। ताहम मैं ये अर्ज़ करूँगा कि हम सब इंसान हैं, पार्लिमानी जो है सिस्टम में, निज़ाम में इस तरह की बातें होती हैं। असल चीज़ ये है कि कम से कम लीडरशिप अपने हाथ से शाइस्तगी को न जाने दें। सही, जब हम जैसे कारकुन कुछ ऐसी बातें कर लें तो लीडरशिप का काम संभालना है। लीडरशिप का काम ये नहीं है कि हाँ उसको ये कहो, फलां को ये कहो, और जब बहुत सी गालियाँ दे के कारकुन आए तो उसकी पीठ थपथपाएँ कि शाबाश मेरे चीते, कमाल कर दिया तुमने। तो ये बातें नहीं होनी चाहिए। अब मैं आ जाता हूँ कल की जो लीडर ऑफ द अपोजिशन की गैर हाज़िरी की अपने बात की। देखिए एजाज अपना जो अपना उनके कज़न हैं तारिक शफ़ी साहब, उनकी वफ़ात आपके सामने है और वो कोई ऐसा रिश्ता नहीं था, लेकिन बजट पास करने और न करने में मामला क्या था। बिलाशुबा अपोजिशन के पास अपनी स्ट्रेंथ इतनी नहीं है कि वो मेजॉरिटी में हो। अगर अपोजिशन के पास मेजॉरिटी हो, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून साहब मिल के, तो हम हुकूमत बना लेते और अब भी बना लें। लेकिन ये बहुत सी चीज़ें थी कि इमरान खान साहब की कारकर्दगी से उनकी अपनी पार्टी के लोग बड़ी तादाद में नालां थे। इमरान खान साहब ने उन्हें जो भी सियासी रिश्वत होती है वो रिश्वतें बुला बुला के दी। फिर दूसरा बहुत बड़ा जो मसला था वो जहांगीर तरीन साहब का था। उन्होंने, इमरान खान ने तो ऐलान कर रखा था ना कि मैं जान चली जाएगी NRO नहीं दूंगा। हालांकि NRO के इख्तियारात उनके पास है नहीं, लेकिन अब मामला FIA के पास वो ले गए, नैब से निकाल लिया और FIA बराह रास्त उनके ताबे है। तो उन्होंने फिर जब हालात देखे, वाक़तन अगर जहांगीर तरीन खड़े रहते खम ठोंक कर, तो फिर हम तो अदम एतमाद कर लेते, फिर तो बजट नहीं पास होने देना था। लेकिन जनाब इमरान खान साहब ने अपने सारे जो उसूल, वो उसूल जिनका उन्होंने बबांगे दुहल ऐलान किया था, उनके गले पे मफादात की छुरी फेर के ज़िबा कर दिया। जहांगीर तरीन को
FIA के उस तफ्तीशी अफसर के ज़रिए कि जी हमें तो इनको गिरफ़्तार ही नहीं करना, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, बात ख़त्म हो गई। तो जहांगीर तरीन भी यही कहते थे और वो हो गया। तो ये जो उन्होंने NRO दे दिया इस तरह से, इसके बाद अपोजिशन के पास जितने लोग थे वो उतने ही थे और उसमें हम ज़ाहिर है बजट को नाकाम नहीं कर सकते थे। लेकिन जब चैलेंज किया गया कि भाई 172 वोट नहीं है, स्पीकर का अखलाकी फ़र्ज़ है, स्पीकर के मनसब का तकाजा है कि वो रिकाउंटिंग करा देता कि ठीक है आपने चैलेंज किया, ये ले बिस्मिल्लाह रिकाउंट। लेकिन उन्होंने उस शायद कोई दाल में काला था, बल्कि यकीनन काला था। पूरे लोग 172 हाजिर नहीं थे। 172 मिनिमम वो वोट हैं जो जिसकी बुनियाद पर हुकूमत कायम रह सकती है। एक वोट इधर उधर हो जाए तो ख़त्म है काम। तो वो भी था, इसलिए बहुत जब उन्होंने एतमाद का वोट लिया तब भी मामला यही था कि वोट पूरे नहीं थे, और अब जब कल ये काम हुआ है तब भी वोट पूरे नहीं थे। तो मैं समझता हूँ कि स्पीकर साहब की कारकर्दगी इस हवाले से एक गैर जानिबदार कस्टोडियन ऑफ द हाउस की नहीं है, वो तो एक जानिबदार आदमी हैं। वो बिल्कुल पीपल्स पार्टी के रुकन और पीपल्स पार्टी के MNA के तौर पर अपना किरदार अदा करते हैं। PTI के अब अगर आप बजट के बारे में कहें तो मैं चंद बातें अर्ज कर दूं। जी सही। जो जी 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 आप गलती से पीपल्स पार्टी बोल गए थे, शायद मैं उसको तस्दीक कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी PTI के रुकन और PTI के मेंबर नेशनल PTI जी जी PTI सॉरी जी PTI सॉरी माजरत हो जाता है ना, जुबान की लफ्ज़िश है। अच्छा मैं ये अर्ज करूंगा कि आप बजट के हवाले से और इकानमी जी अच्छा, लेकिन मैं और इकानमी के हवाले से बड़े दावे कर रहे हैं जी। मैं इस पे दावों पे आते हैं सर, इस पे दावों पे आते हैं, ये थोड़ी सी बात करते हैं। ठीक है, जब आपका मैं उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से एक चीज़ जो अखुनज़ादा चट्टान साहब ये बात हो रही है कि पाकिस्तान मुस्लिम नून में मरीम नवाज साहिबा एक तहरीक की सूरत में जो वोट को इज्जत दो का है, वो पार्लियामान में नहीं है, इसलिए वो पार्लियामान के बाहर के मामलात को देखे। पार्लियामान के बाहर भी आप अपोजिशन में जिस तरह का भी एक PDM का ताल्लुक है खुनज़ादा चट्टान साहब आपका, और पार्लियामान के अंदर शहबाज शरीफ साहब वो तो अपोजिशन लीडर हैं, पूरी अपोजिशन के भी हैं। तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम नून से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो इस वक्त तर्ज सियासत दोनों का आपस में चल रहा है वो बेहतर है, वो आगे चल सकते हैं मामलात, और अगले आने वाले दिनों में APC भी बुलाई जा रही है? आप PDM में तो उस तरह से नहीं हैं अखुनज़ादा चट्टान साहब, लेकिन क्या आप शहबाज शरीफ साहब की बहैसियत अपोजिशन लीडर पाकिस्तान मुस्लिम नून के बहैसियत बड़ी एक अपोजिशन पार्टी पार्लियामान के अंदर रोल से मुतमईन है? देखिए जी, हमने तो शहबाज शरीफ साहब को जो हमारे चेयरमैन बिलावल साहब ने ऑफर किया था कि इलेक्शन बजट में हमारी जितने मेंबरान हैं वो आपके साथ होंगे, आप जिस तरह का चाहे इसका इस्तेमाल करें। और हम आज भी समझते हैं ये बिल्कुल हकीकत है जो सदीकुल फारीद साहब ने कहा कि अददी अक्सरियत हुकूमत के पास था। अगर हमारे सारे मेंबरान और मुस्लिम लीग के सारे मेंबरान की असम्बली में इकट्ठे होते तो शायद वो बजट को पास कर लेते, लेकिन अगर हमारे सारे मेंबरान वहाँ पे मौजूद होते तो एक तो अपोजिशन का सीरियसनेस लोगों को नजर आता कि वाकई अपोजिशन इस चीज में सीरियस है, और दूसरा ये कि हम उसको टफ टाइम देते हैं। आपने देख लिया कि हमारा जो जरदारी साहब है वो बीमार था, बीमारी के हालात में सारा दिन असम्बली में बैठा रहा, हमारे तमाम मेंबरान वहाँ पे बैठे रहे। तो अगर हम सारे मुश्तरका तौर पे वहाँ पे मौजूद होती असम्बली में तो हम हुकूमत को टफ टाइम दे सकते थे। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस चीज पे यकीन करते हैं, हमारा तजुर्बा है, हम जो ज्यादातर अपोजिशन में रहे हैं कि हुकूमत चाहे डिक्टेटर का हो, हुकूमत चाहे टेक्नोक्रेट्स का हो, हुकूमत चाहे किसी जर्नल का हो, जो भी हुकूमत हो, सिलेक्टेड हो कोई इलेक्टेड हो, जब अपोजिशन मुत्तहिद हो तो हुकूमत कमजोर हो जाती है। सही। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा से कोशिश किया है कि हम अपोजिशन असम्बली के अंदर और असम्बली के बाहर मुत्तहिदा और मुतफिका तौर पे इस हुकूमत की ये नाजायज हुकूमत और जो जिस तरीके से ये नालायक लेकिन चट्टान साहब अभी ये खबर मेरे पास जो आ रही है अपोजिशन का मुश्तरका इजलास है, उससे आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बायकॉट कर रही है, ऐसी कोई खबर है? हेलो जी चट्टान साहब आप सुन सकते हैं? तो ये भी है कि पीपल्स पार्टी जो है वो अपोजिशन का जो मुश्तरका इजलास है उसके बाइकआउट का फैसला कर रही है।
चटान साहब से दोबारा से हम रब्ता करते हैं, उनकी आवाज़ जो है वो APC का जी APC की बात करें जी जी चटान साहब, ये जो देखिए APC के सबसे पहले इजलास जी चटान साहब, मैं फिर शौकत बसरा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। चटान साहब, मैं सिर्फ ये कि अब APC का जो अपोजिशन का जो मुश्तरका है इजलास APC जिसे कहेंगे जी जी उसका नहीं, हम जरूर इंशाअल्लाह ताला, अभी तक हमारा इस तरह कोई फैसला नहीं हुआ है कि हम इसमें शिरकत नहीं करेंगे। हम जरूर इंशाअल्लाह ताला इसमें शिरकत करेंगे और हम इसमें शामिल होंगे और हम चाहते हैं कि ये नालायक हुकूमत से ये अवाम का जान छुड़ाए, जिसने इस मुल्क को बहुत ज्यादा आप APC में जो है वो शिरकत करने जा रहे हैं। और इजलास की आपने बात की, मुश्तरका इजलास, सही मुश्तरका इजलास जो है ये हमारे मुतालबे पे बुलाया गया है कि भाई ये अफगानिस्तान का इशू है, ये बहुत बड़ा मसला है, इस पे अगर हम सारे कौम मुत्तफिक हो के एक फैसला चाहते हैं, हमारे बिल्कुल सही। अच्छा, वो तो एक मामला मुश्तरका इजलास का, वो तो आप लोगों ने खुद ही रिक्वेस्ट किया उस पर देखना है, तो वो तो तमाम लोग वहाँ मौजूद होंगे, उसकी तो जिम्मेदारी तमाम सियासी जमातों की। अच्छा, मैं शौकत बसरा साहब भी हमारे साथ हैं, हुकूमती रहनुमा, तर्जुमान पंजाब हुकूमत है, बहुत शुक्रिया बसरा साहब आपके वक्त का। ये मामला ये है कि इस वक्त पार्लियामान के अंदर जो कुछ भी चल रहा है वो तो बहरहाल एक इशू है, उसमें ठंडा भी हो रहा है, गर्म भी हो रहा है, पार्लियामानी तारीख में भी एक, लेकिन एक चीज़ जो है, अभी सिद्दीक फारूक साहब भी वो गुफ्तगू कर रहे थे और इससे पहले भी तनकीद आप लोगों पर हो रही है, वो ये हो रही है कि आप पहली हुकूमत है पाकिस्तान की तारीख में, यानी कि ट्रेजरी बेंचेस खुद एहतजाज करते हैं, खुद प्रोवोक कर रहे होते हैं और ख़ुद जो है वो झगड़ा कर रहे होते हैं। और हमेशा से ये होता है कि चीज़ों को ठंडा करना हुकूमत का काम होता है, मामलात को आगे चलाना हुकूमत का काम होता है, यहाँ उलट हो रहा है। तो ये क्या वजह है, इतना गुस्सा आपको अपोजिशन पर है कि पार्लियामान का जो सिस्टम है, जो निज़ाम है, वो भी आपकी वजह से रुक रहा है? देखिए मुदस्सर, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, हुकूमत की पहली और आखिरी जिम्मेदारी हुकूमत पे होती है, लेकिन ये अपोजिशन और हुकूमत गाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों ने इकट्ठे मूव करना होता है, लेकिन ज़्यादा जिम्मेदारी हुकूमत पे होती है। और माहौल को अच्छा रखना, हाउस को चलाना, बिज़नेस को लेकर आगे बढ़ना। लेकिन जब अपोजिशन डे वन से इनका रवैया देख लें, जब प्राइम मिनिस्टर मुंतखब होते हैं पाकिस्तान की तारीख में या जितनी जमहूरियतें हैं, उस दिन प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ द अपोजिशन अपना विजन देते हैं, अपनी सोच देते हैं, अपना प्रोग्राम देते हैं। उस दिन से लेके आज तक इन्हों का रवैया इतना गैर संजीदा, और जब हाउस ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आप खड़े होकर लीडरशिप को गालियां देंगे, गैर अखलाकी गुफ्तगू करेंगे, स्पीकर साहब को धमकियां देंगे, गालियां देंगे, तो फिर ये तहरीक इंसाफ डेफिनेटली वो पहली वाली ट्रेजरी बेंचेस नहीं है। ना इन्होंने लूट मार करनी है, ना करप्शन करनी है, ना दिहाड़ियाँ लगानी है, ना कमीशन खाना, फिर वहाँ से जवाब आएगा। ये कोई ऐसा काम नहीं है कि फिर ये तुमको रखें कि हम लोग गालियां भी दें। छोटा सा आपने बड़ी पॉइंट पर ले आए, बड़े ऑपोजिशन लीडर ने कहा था हम चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी करते हैं, वो भी अपना विजन दे रहे थे, वज़ीर आज़म साहब ने भी अपना विजन दिया, लेकिन उसके बाद मामला कहीं और चला है। हमें यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मजीद गुफ्तगू कर देंगे। मेहमान हमारे साथ हैं, आप भी हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। शौकत बसरा साहब, आप एक चीज़ है, अगर वो अपोजिशन बात करती है चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी की, आप कहते हैं NRO मांग रहे हैं, अगर अपोजिशन को मामलात में आ गया आप NRO की बात करें, तो सर अब हुकूमत ने अगर लेजिस्लेशन करनी है तो अपोजिशन के साथ मामलात में बैठ के करनी है। वो तनकीद दर तनकीद, चोरी, दिहाड़ियाँ, ये वो बातें अगर हुकूमत की जानिब से अपोजिशन पर इल्ज़ाम होगा तो फिर तो 5 साल में आप 2-4 ऑर्डिनेंस तो ले के आ सकते हैं, कानून तो नहीं पास कर सकेंगे ऐसे पार्लियामान में। मुदस्सर भाई, बहुत ही अहम सवाल है। देखिए, मैं आपको गुजारिश करूं, कौन भागता है चार्टर ऑफ इकोनॉमी से? हम तो खुद चाहते हैं कि आप जितने हमारे चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे आपने आना है, आपने फॉरेन पॉलिसी पे आना है, आपने इलेक्शन रिफॉर्म्स पर आना है, आपने महंगाई बेरोज़गारी पर आना है, आए उसके ऊपर लेजिस्लेशन करते हैं, आए बाकी चीज़ों पे लेजिस्लेशन करते हैं। रवैया आप हमारी तरफ से ना कहें। आपको याद है, आप तो माशाल्लाह बहुत आपकी गहरी नज़र है, कि जब ये सारे मामला चल रहे थे, आपको याद होगा कि इन्होंने कह दिया जी सब कुछ करेंगे,
पहले हमारे साथ आप बैठे नैब के वाले मामले पर और उन्होंने कहा आ जाए नैब पे भी बैठ जाते हैं। जब नैब पे बैठ गए और इन्होंने किया क्या, इन्होंने टोटल 44 क्लॉजेज है नैब की, 38 पे लेकर आ गए अमेंडमेंट्स के, इनको ख़त्म कर दें। मतलब क्या था कि जी आप हमें जितने हमारे केसेस अदालतों में चल रहे हैं, जो हमारे खिलाफ इन्वेस्टिगेशंस हैं, पहले वो तो करें ना ख़त्म, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे, हम आपसे बात करेंगे इलेक्शन रिफॉर्म। मतलब क्या, एनआरओ किसको कहते हैं? माजी में क्या होता था, पहले तेरी बारी फिर साड़ी बारी। अगर वारियां का मामला है ना, तो इमरान खान बारी लेने नहीं आया। इमरान खान तो बड़ा क्लैरिटी के साथ कहता है हुकूमत तो बड़ी छोटी सी है, जान भी चली जाए पीछे नहीं हटूंगा। इसलिए रेस्ट श्योर मुदस्सर, ये आज ना वो पाकिस्तान है ना आज वो क़यादत है। आप देखें ना, आप इनकी बढ़ के सुनते थे, अभी आप बजट पे बात कर रहे थे, निकाले ना शॉर्ट मियाँ शहबाज शरीफ साहब वाला और बिलावल साहब वाला और बाकी अपोजिशन का, ये हम इसको पास नहीं होने देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, गिलगत का इलेक्शन हो रहा था ये हारेंगे। भाई क्या रवैया है? और इतनी अच्छी अपोजिशन और इतनी, मैं समझता हूँ मासूम और मजलूम अपोजिशन अल्लाह ताला हर हुकूमत को दे। मुझे तो तरस आता है इस अपोजिशन पे, जो बेचारे 3 साल हो गए एड़ियाँ रगड़ रगड़ के एनआरओ लेना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर को मिलने की ख्वाहिश इनकी कि करीब से हम प्राइम मिनिस्टर को मिल लें इस बात पे कि हमें एनआरओ मिल जाए। और साथ तो भाई ये ख्वाहिशें, पहले आप लूटा हुआ माल वापस करें कौम का। आप बजट आपने पास नहीं होने देना था, आपने ईंट से ईंट बजानी थी। ये अवाम दोस्त बजट नहीं था, ये किसान दोस्त बजट। किधर गई आपकी वो, आपके अपने बंदे गायब हो गए। आप पे अपने बंदों का इत्मीनान नहीं सर, है। वो तो कह रहे हैं ना कि हमारे पास तो इतना नंबर ही नहीं था कि हम इस बजट को किस तरह रोक सकते, लेकिन हुकूमत के बाद जितना नंबर पार्लियामान में था वो भी पूरा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद 172 डाल दिया है। मैं अर्ज करूं, चले आप एक फिक्रा कर लें, फिर मैं सदीक साहब से जी जरा मुझे इजाजत दें। आपने कहा ना हमारे पास नंबर पूरा नहीं था, हमें तो पता था पास होना जाना था। वो एक पंजाबी का फिक्रा, उड़ना नहीं सी आंदा ते पंगा लैंड दी की लोड़ थी, क्या बढ़ के मारने की जरूरत थी? अपोजिशन हम ईंट से ईंट बजा देंगे। ठीक हो गया। सिद्दीक साहब, बात ये है, ये अपोजिशन बेचारी जो है ना, ये वही अपोजिशन है। सही, सिद्दीक साहब, अपोजिशन जो है वो बड़ी कोशिश कर रही है एनआरओ मिल जाए, करीब से वजीर आजम को मिल लिया जाए, और वजीर आजम को करीब से देख लिया जाए। क्यों इतना वो मामला चल रहा है? आप एनआरओ का इंतजार कर रहे हैं सर? ये देर से आए हैं ना, वरना इन्हें मालूम होता कि मैंने बहुत से सवालों का जवाब दे दिया। लेकिन अब मैं आपसे अर्ज़ करूं, पहली बात तो ये है, कहते हैं महंगाई ख़त्म करने के लिए बैठ जाएं तो कानून साजी कर लें। महंगाई ख़त्म करने के लिए कानून साजी की क्या ज़रूरत है? सप्लाई बढ़ा दें, डिमांड से ज़्यादा सप्लाई कर दें और चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। आपने नारा लगाया कि हमने 10.2 मिलियन टन जो है मुल्क में ये गंदम पैदा हुई है, इसका मतलब है 1 करोड़ 2 लाख टन। मुल्क की ज़रूरत है 55 लाख टन, तो पीछे 47 लाख टन तो बच गई ना गंदम। फिर जब 47 लाख टन गंदम मुल्क में मौजूद है तो 10 लाख टन मजीद मंगवाने की आपको क्या ज़रूरत है? लेकिन भांडा फोड़ दिया वज़ीर ख़जाना ने बजट की तकरीर में। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो खुराक का बरामद कुनिंदा था, एक्सपोर्टर था, अब वो खुराक का दारामद कुनिंदा इम्पोर्टर हो गया है। ये आपके 3 साल की कारकर्दगी का भांडा फोड़ दिया। अब आ जाइए अपना नैब के कवानीन पे। नैब के कवानीन पे बात हो गई। इनके वज़ीर क़ानून ने कहा कि नैब के कवानीन में जो स्टिंग है, जो मतलब है ज़्यादती उसमें है, वो हम ख़त्म करने पे तैयार हो गए हैं। अपोजिशन ने कहा अब हम नैब के कवानीन में कोई तरमीम नहीं चाहते, हम भुगत चुके हैं, अब आपकी बारी है। लेकिन फिर इमरान खान साहब ने क्या किया? रातों रात सदारती आर्डिनेंस ले आए। रातों रात, जी जरा सब्र करो जरा, रातों रात सदारती ऑर्डिनेंस, ये झूठ है। अच्छा बसरा साहब, मैं आपका एहतराम करता हूं, आप मेरा एहतराम करते हैं, चलो जी आपके साथ 10 लाख रुपए की शर्त में लगाता हूं कि अगर वो सदारती ऑर्डिनेंस नहीं लेके आए और 4 महीने का मजीद उन्होंने उसमें एक्सटेंशन नहीं की तो 10 लाख मैं दूंगा, नहीं तो आप मुझे 10 लाख दे दें। चले शर्त लगाते हैं ना, फिर खत्म करें बात को। अच्छा अब आ जाइए इस बात पर, कहते हैं दिहाड़ी। जरा आप चले जाएं लोगों के पास, वो दिहाड़ी क्या, ये तो वरा पूरा लगाते हैं। वरे के माने पूरा साल है जी।
पंजाबी में कहते हैं, ये पूरा बरा लगा लेते हैं एक दिन में। दिहाड़ी तो कुछ चीज़ ही नहीं है। रिश्वत के रेट इनके अपने लोग, अब कौमी असम्बली में इनके अपने अरकान ने खड़े होकर कहा है, कराची में इनके अरकान ने खड़े होकर कहा है कि रिश्वत बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है। ये पीटीआई के लोग कह रहे हैं, मैं कहूँ तो चले ना माने, पीटीआई के लोग अटक से इनके अपने जो सपोर्टर हैं वो अपना एमएनए, उन्होंने कहा है। किसने नहीं कहा यार? अपने ही लोगों की बात सुन लो। सूरज निकला हुआ, मैं ये बात कर रहा हूँ, और अगर ये दावा करें बसरा साहब के सिद्दीकुल फारूक कोई नहीं बोल रहा जी, तो ये तो ऐसे ही चुप खामोश बैठा है, तो कौन मानेगा भाई? इसलिए मैं ये अर्ज करूं कि आप अपोजिशन को दावत देते हैं, फलां करते हैं, मेरी जान कारकर्दगी आप दिखाएंगे, लोगों को नजर आएगी। अब 6 घंटे लोड शेडिंग हो रही है रोजाना जी, जो गैस की लोड शेडिंग हो रही है, कारखाने गर्मियों में गैस की लोड शेडिंग का भी मैं जो बात कह रहा हूं इस पे जरा आप जी, गर्मियों में गैस की लोड शेडिंग हो रही है। हुजूर, हमारे सनतकार अब ऐलान कर रहे हैं मुल्क से बाहर जाने, दूसरे मुल्कों में अपना सरमाया और मशीनरी भी लेकर जाने की। ये पीटीआई की हुकूमत का दौर है। अगर ये खुदा न खास्ता हो गया तो हम किस काम के कैसे करेंगे? अच्छा, ये जो मकान बनाने की बातें करते हैं, लीजिए जी ना, 4 दिन पहले मैं को 2 बैंकर्स के पास, और बड़े बैंकर्स थे, उन्होंने बताया कि ये स्कीम जो है इसके तहत हमारी किसी तहसील में 4 केस अप्रूव हो रहे हैं, किसी में 5 हो रहे हैं, कहीं किसी ज़िले में जनाब 10 केस हो रहे हैं। इस रफ्तार से अगर ये अप्रूव हो, पता नहीं फंड कब जारी होते हैं, कब बनते हैं ये 5-7 मरले के मकान। आप 50 लाख मकान बना लोगे, आप 10 अरब दरख्त लगा लोगे, आप 1 करोड़ लोगों को रोजगार दोगे, 2 करोड़ को बेरोजगार कर दिया आपने। और जो दावे करते हो, एक एक दावा आपका जो है वो झूठा है, कोई एक दावा सच्चा नहीं है। आप IMF की शराइत अभी आ रही हैं, इन्होंने कहा जी हम नहीं मानेंगे। IMF ने कहा तो फिर देखो हम तुम्हारा करते क्या है। फेटफ जो है उसने 2 साल के लिए मुद्दत बढ़ा दी है, वो आ रही हैं। IMF की शराइत पूरी करेंगे तो महंगाई और बढ़ेगी, अभी पेट्रोल और दूसरी चीजों की महंगाई और बढ़ेगी। नहीं, अब तो वो बढ़ गया बजट के बाद सिद्दीक साहब, बढ़ गया है, पेट्रोल बढ़ गया है सिद्दीक साहब। जैसे बजट आया पेट्रोल की कीमत उसके बाद बढ़ गई है। आप ये नेशनल हाईवे मोटरवेज की आज हम कुछ पर्चियां देख रहे थे, वहाँ पे पर किलोमीटर के हिसाब से वहाँ चंद पैसे वो बढ़ गए। यानी कि मुख्तलिफ चीज़ें हैं, छोटी छोटी जगहों पर वो कीमतें ऑटोमेटिकली जब बढ़ेंगी तो उसके इम्पैक्ट जो है वो महंगाई पर आ जाएगा। लेकिन दूध 140-150 रुपए किलो हो गया है सर। वो एक यही तो रोना है कि इस यहाँ पर गंदम की कीमत, चीनी की कीमत, लाइफ स्टॉक की कीमत, यहाँ पर लाइफ स्टॉक जैसे मुल्क में दूध की कीमतों का जिस तरह से वो आउट ऑफ कंट्रोल है, वो शायद काबू में नहीं आ रहे। बहरहाल बसरा साहब से ये बात करते हैं, वो खुद भी एक देहाती इलाके से हैं, तो ये मामला क्या है? फिर ये अवाम को क्या दिया इन्होंने अवाम को क्या दिया है सर? ये अवाम को क्या दिया ये पूछ लेते हैं। चटान साहब दोबारा से हमारे साथ मौजूद हैं। चटान साहब, ये मामला यह है कि बजट को एक गरीब आदमी का बजट कहा जा रहा है कि बेहतर बजट है, बहुत सूरत हाल बेहतर हो रही है, और उस सारे 30 साल बाद उस सारे मुश्किलात से अब 3 सालों में निकाल कर अब तरक्की की जानिब हुकूमत जा रही है। आपके दौरे हुकूमत में कोई फालूदे वाला आ रहा है, कोई पापड़ वाला आ रहा है, कोई ऐसे आ रहा है। अब तो रोशन डिजिटल से लेकर हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड कर रही है हुकूमत, और वो कह रहे हैं अगले 2 साल में वो बहुत बेहतरी हो जाएगी। तो यही मसले है अपोजिशन को कि यहाँ अगर ये दिहाड़ियाँ, ये चीज़ें, ये मसाइल रुकेंगे तो अपोजिशन चीखेगी। फिर आप लोग देखिए जी, सबसे पहले तो ये कि ये सेटिस्फाइड झूठी है। इनका वज़ीर दाखिला खड़ा हुआ असेंबली में और उन्होंने कहा कि कहाँ है गुर्बत, मेरी सूबे में आओ, आप मुझे कोई कच्चा मकान दिखाओ। इनका सूबा वहाँ है जिसके 50 लाख लोग कराची में मजदूरी कर रहे हैं। ये राजा बाजार में जाए, पिंडी में जाए, लाहौर में जाए, जहाँ पे आपको दर बदर लोग मिलेंगे, वो पुख्तून आपको मिलेंगे, वो पुख्तूनख्वा सूबे के लोग मिलेंगे। लेकिन वो असेंबली में डिटाई से खड़ा हुआ कि कहाँ है गुर्बत, मुझे कोई मेरे सूबे में दिखाई, कोई कच्चा मकान दिखाई। तो इन लोगों के लिए किसकी? तो सर हो सकता है ना खैबर पख्तूनख्वा के जो गरीब लोग कराची, लाहौर, पिंडी में आके काम कर रहे हो। जी एक सेकंड जी जी जी, इनारू किसके लिए? जरदारी साहब को जमानत दे के वो बाहर हुआ, शहबाज शरीफ साहब बाहर हैं,
तमाम के तमाम लोग जिन्होंने इस पे झूठे इल्जाम लगाए थे और वो तो अदालतों ने छोड़ दिया, और साथ क्या वर्डिक्ट्स और कमेंट्स दिए कि भाई ये इदारा तो बना है सियासी इंजीनियरिंग के लिए। और वो क्या ख्वाजा सिर्फ साहब ने सुनहरी बात कही थी, यार वो बंदा कहे और ये बातें कहे जो इसका दामन साफ हो। आप ये मेरा भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये करप्ट है शौकत बसरा, ये बहुत साफ सुथरा बंदा है, मेरे साथ पार्टी में रहा है, बहुत ईमानदार बंदा है, लेकिन ये बेटू नैबजदा है, इस पे खुद भी नैब के केसेस है। तो आप मुझे बताएं कि अगर आप कह रही हैं कि ये नैबजदगान है, आप दूसरों को कह रही हैं कि ये लोग जो है चोर है, डाकू है, क्योंकि इस पे नैब के इल्जाम है, तो आप फिर खुद का बताए कि आप पे तो भी इल्जाम है। अगर दूसरों पे इल्जाम है जिनको ने अदालतों ने जमानत दे के छोड़ दी है, तो फिर तो आप भी गुनाह है। लेकिन नेब के इल्जाम की बुनियाद पे अगर आप कह रही हैं कि ये चोर है, डाकू है, तो फिर अपने बारे में भी सोच ले मेरे भाई कि आपका पोजीशन भी तो नेब सही, बिल्कुल ठीक है भाई, तो नेब के केसेस ये बात कर लेते दूसरों को उंगली दिखाने से पहले 4 उंगलियां इस बंदे की तरफ मोड़ते हैं, तो फिर आपने 4 उंगलियों की तरफ भी देखे जो आप दूसरे की तरफ बस साहब 4 उंगलियां जो हैं वो आपकी पार्टी के अंदर लोगों पर हैं। आपके हवाले से भी कि बहरहाल आपने एक बार हमारे प्रोग्राम में वजाहत भी अपने केसेस के हवाले से दी थी, चाहूँगा अगर आप देना चाहें। लेकिन मेरा सवाल जो अहम है वो ये है कि सर 3 साल बाद भी आप खुद देहाती एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ पर क्या तब्दीली है? उस आम आदमी जो है वो इंतज़ार कर रहा है उस तब्दीली का, जिस तब्दीली का वादा इतने सालों से और 21 साल की मेहनत के बाद का किया गया है। आज आउट ऑफ कंट्रोल है महंगाई, बुनियादी 5 चीज़ें हैं वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि उनकी कीमतें पिछले 3 साल में ऑलमोस्ट डबल हुई हैं। तो फिर अमीर आदमी के लिए तो शायद मुश्किल ना हो, एक गरीब आदमी के लिए तो वही 5 चीज़ें हैं जिसने रोज़ खानी हैं, तो वो उस तब्दीली को क्या करे? मुदस्सर बहुत मेहरबानी। एक तो ज़ाती बात की है चटान साहब ने और बाकी दोनों ने जो गुफ्तगू किया, मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिएगा। पहली बात तो इल्ज़ाम हर किसी पे लग सकता है। मैं खुद एक वकील हूँ, मुल्ज़म से मुजरम का सफ़र होता है। हम जो बात कर रहे हैं वो ये है कि आप अगर उस वक़्त जब NRO लेने आए थे, जब आप नैब के क्लॉज़ को ख़त्म करने आए थे, तो भाई क्यों आए थे? हमें तो बेहतरी लानी है उसके अंदर। मैं बताता हूँ एक मिनट सर, मैं आपने बात की चिटान से मैं बोला नहीं हूँ, अब मेरी बात तो सुन लें। अब दोनों हौसला करें, मेरी बात सुन लें, ऐसे ना करें। अगर मैं फिर बोला तो मैं किसी को बोलने नहीं दूंगा, आप इंटरप्ट ना करें। ये देखें ना, ये है चोर मचाए शोर वाली बात है, मैं मजबूरन कहूंगा। आप एक जाति चटान साहब पूछ लेते हैं ना, पूछ लेते हैं जो आपने सवाल किया वही शोर वाली बात है, वही चटान साहब वही पूछ लेते हैं कौन आया था। चले जी बस सर। अब मुदस्सर मैं देखें, मैं कह रहा हौसला रखें। आप लोगों ने दोनों ने आप हौसला रखें। आप दोनों ने गुफ्तगू की है, मैंने इंटरप्ट नहीं किया। पहली बात तो यह है मुल्ज़िम से मुजरिम का सफर होता है। अब नैब के केसेस के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब को जब केसेस हुए, आपने कहा क्या हो गया? क्या उनको अदालतों से सजाएं नहीं हुई है? क्या मुल्ज़िम से मुजरिम में कन्वर्ट नहीं हुए हैं? तो आप पे जिन पे इल्ज़ाम है उन पे बात हम नहीं कर रहे। मेरे पे इल्ज़ाम लगा, मैंने ये कोई दुहाइयाँ नहीं दी, मैंने कोई गाली, मैंने अपने आप को पेश किया अल्लाह ताला के फजलो करम से। आज बताइए कहाँ है वो केसेस? दूसरी बात, मैं फिर आपको सुन तो लेना, ऐसे ना करें, ऐसे ना करें ना। फिर आप मेरी बात का जवाब तो सुन ले मेरे भाई चटान साहब। चटान साहब ऐसे ना करें, बात सुन ले, हौसला करें। आप पेश करते हैं, गिरफ्तार नहीं होते बसरा साहब। आप सीनियर आदमी हैं, जवाब सुन लें। अच्छा, अब मुदस्सर दूसरी बात ये है कि अभी ये फाटफ की बात कर रहे थे, FATF की, फिर ये बात कर रहे थे कि जी IMF। मेरे ख्याल में इन दोनों पार्टियों को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। FATF में किसने डाला है पाकिस्तान को? उस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, सदीकुल फारूक साहब बैठे हैं, इनसे पूछें। आप लोगों के करतूतों की वजह से पाकिस्तान FATF में गया था। आज हमें कोई अल्हम्दुलिल्लाह डिक्टेशन नहीं दे सकता। आज हमें ये नहीं कह सकता कि आप हमारे साथ हैं या किसके साथ हैं। हम क्या जवाब देते हैं? हमें कहते हैं अड्डे दें। हम क्या कहते हैं? एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। और उस एक फिक्रे ने सदीकुल फारूक साहब बड़ी बड़ी बादशाह और बड़े बड़े जो सुपर पावर्स हैं वहां पर एक तूफान बर्पा कर दिया है। जवाब देता हूं। ऐसी क़यादत की जरूरत है पाकिस्तान को। मेरी बात मुकम्मल सुन लें, मेरी बात मुकम्मल सुन लें।
आप लोग तो वो हैं जो कारगिल की जीती हुई जंग जाके मोदी के पाँव में हार गए थे। जी बसर साहब बात मुकम्मल किया, मैं फिर सदीक फारूक साहब के जवाब लेना है जी, टाइम भी कम हो रहा है जी। मैं आपको ये अर्ज कर रहा था, बिल्कुल मसाइल हैं। हम गली मोहल्ले के कारकुन हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि ये महंगाई और बेरोजगारी पर काबू पाएं। और मुदस्सर आपने कहा कि हमारे इलाकों में क्या हुआ, पाकिस्तान की और पंजाब की तारीख में और साउथ की पंजाब की तारीख में साउथ तमाम ज़िलों को उनकी आबादी के लिहाज से, उनके वसाइल के लिहाज से उनको डिस्ट्रिक्ट पैकेज दिया गया। मैं आपको ज़िला बहावलनगर की बात बताता हूँ, मेरा ज़िला बहावलनगर से तल्लक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें कभी ये तसव्वुर कर सकते थे कि बहावलनगर को यूनिवर्सिटी मिलेगी, 3 हुकूमतें इनकी रही हैं, बहावलनगर को यूनिवर्सिटी मिली, हमें मेडिकल कॉलेज मिल गया, हमें अल्लाह के फजलो कर मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल मिला, हमें 7 अरब का प्रोजेक्ट मिला रेलवे का, जिसके ऊपर मुस्लिम लीग नून मुखालफत कर रहे हैं कि ज़िला बहावलनगर को फंड्स क्यों दिए जा रहे हैं। आगे चले, मेरी अरुणाबाद जिला बहावलनगर से तो 10 लाख की आबादी है, अल्हम्दुलिल्लाह जीती। यही तो मैं कह रहा हूं कि इनने 3 हुकूमतें की हैं, ये जीते भी हैं, हमें फंड्स दिए गए, ये असेंबली फ्लोर पर खड़े होकर मुखालफत कर रहे हैं कि आप जिला बहावलनगर को फंड्स क्यों दे रहे हैं, आप साउथ पंजाब को फंड्स क्यों दे रहे हैं, आप बड़े शहरों को फंड्स दें। देखिए बात मैं फिर कह रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह 70 साल हुकूमत में नहीं आई तहरीक इंसाफ, ना कभी वज़ीर आज़म रही है, पहली बारी मिली है। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं कह रहा हूँ, आज ज़िम्मेदार इतनी अच्छी कीमतें, इतनी फसलों का रेट, इतनी जो उनको कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिले थे। हेल्थ कार्ड एक एक घराने को मिलेगा पूरे पंजाब के अंदर और पूरे पाकिस्तान के अंदर। इसी तरह ये कम चीजें हैं। अच्छा सदीक अल फारूक साहब, मैं बस थोड़ी कमी हो रही है। सदीक अल फारूक साहब, इतना कुछ जो है वो आपके इतने दौरे हुकूमत में मुसलसल 10 साल वज़ीर आला और अभी 3 साल में ये जी सदीक साहब, अगर हम ये खिदमत न करते अवाम की तो इतनी बड़ी तादाद में वोट हमें कोई ना देता कि महकमा ज़राअत को आना पड़ा गड़बड़ करने के लिए। लेकिन मैं इनके इस बात के जवाब देता हूँ, इन्होंने कहा जी हम डिक्टेशन नहीं लेते। मैंने कहूँगा आपके पास कलम ही नहीं है, 1 मिनट ले लूं, डिक्टेशन क्या लेंगे आप? वीडियो सेंड करता हूं, अमरीकी वजीर खारजा फोन करता है पिंडी, अमरीकी वजीर दफा पिंडी फोन करता है, आप तो फोन ही नहीं करते। और सुन लेना आप, मैंने आपकी बात में मुदाखलत नहीं की, मैंने आपकी मुदाखलत नहीं की, सुने भेजें, ज़रूर भेजें। अब जनाब अली दूसरी बात यह है कि इन्होंने कहा जी हम अड्डे नहीं देंगे, और उधर कहते हैं कि हम अपोजिशन के साथ बैठेंगे, नारे मारते रहो। यानी इन्होंने अमेरिका से पूछ के कहा कि मैं कह दूं अड्डे नहीं दूंगा, तो उन्होंने कहा जी कह दो, लेकिन हमने अड्डे लेने हैं तुमसे। बैन अल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि फैसिलिटीज ये अमेरिका को दे चुके हैं, और जब दे चुके हैं तो मीडिया पर पाबंदी लग जाएगी। अब ये खबर आपने नहीं देनी, हम नहीं देंगे, आप भी नहीं देंगे, और अड्डे जो है वो अमेरिका इस्तेमाल करेगा। ऐसे बड़े ये बन गए हैं जनाब अली तीसमार खान, ये कोई तीसमार खान नहीं है। तो सर ये एब्सोल्युटली नॉट वो तो एब्सोल्युटली नॉट का इतना बड़ा नारा है, आप नहीं कह सकते सदीक साहब, क्योंकि आपकी जायदादें बाहर हैं, बातें जितनी मर्जी करो, आपकी दौलत बाहर है। भाई इनके लीडर के 23 साल में जितने वादे किए हैं 7 पे यू टर्न ले गए वो सब मेरे साथ मिलके। ये वो लीडर है जो वहां व्हाइट हाउस के कोने देखे तो कहा मैं तो जनाब एक और वर्ल्ड कप जीत गया हूं। ये तो लीडरशिप का हाल है। तो व्हाइट हाउस के कोने देखने पर वर्ल्ड कप एक और जीत लिया। इतना छोटा सा बंदा है, तो उसके क्या बड़े काम क्या करेगा। कश्मीर तो वो दे बैठे हैं, लेकिन आगे की बात करें, अफगानिस्तान का मामला चीन और अमेरिका के जो तसादुम है उसमें हम पिस रहे हैं। अफगानिस्तान का मामला इधर देख लें आप, सही अफगानिस्तान का मामला क्या है, तालिबान हमारी बात नहीं मान रहे और डूब और अमेरिका कह रहा है और हमारी कोई बात चल नहीं रही। और अमेरिका के जो आप देखेंगे क्या होगा, बेहतरी के लिए, सालिस बनने के लिए पाकिस्तान जो है वो तैयार हो रहा है, वो बात हो रही है। आप ये वाली बात कर रहे हैं, एक नारा तो लगा दें जी, बस चारों मिलके एक नारा लगा दें। इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, व्हाट यू आर सेइंग इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ही इज सेइंग समथिंग, वी आर एक्टिंग अगेंस्ट इट।
उसके कॉल ऑफ फेल में आप तजाद नहीं है कह इमरान सकते, खान आपकी के। यू टर्न टांगें खान काफिर है, हैं। यू टर्न खान। आपकी यू टर्न दौलत खान की बाहर किस है, बात को मानेंगे? पनामा की फैक्ट्रियां बाहर यू हैं। टर्न, आपकी टांगे कांप रही थी जब हमारे लीडर ने कहा ना कि यू टांगे कांप रही थी, तो उस वक्त फिर कहते क्यों कहा आपने, फिर क्यों कहा? कह दिया था ना कि टांगे कांप बिल्कुल रही फारूक थी। साहब मेरे साथ कहें तो सही। बस एब्सोल्युटली मेरा ख्याल है काफी हो नॉट। गया। आपको भी सही। कंपनी, आप भी कांपने लग जाते हैं। चलें, आप एक यू टर्न, आप यू टर्न खान के कारकुन हैं यार, आप यू टर्न खान के कारकुन हैं। इमरान खान साहब खुद कहते हैं यू टर्न लेने में तो कोई मसला नहीं है, वो पाकिस्तान कह रहे हैं कि जिंदाबाद ये नारा लगाते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।